हालात इतने नाजुक है कि अब हालातों से टकराना जरूरी है। वो अगर जिंदा तो तुम्हें जिंदा नजर आना जरूरी आना है। जरूरी है। घसीराम जी बोलते थे, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बार मुसलमान को चाहिए बिहार के कि महागठबंधन को छोड़े। सेकुलर पार्टियों का जो है, सेकुलर पार्टियों का खाली एक वहम हो गया। अब्दुल जाएगा कहाँ, दरी बिछाएगा, टेंट भी लगाएगा, सभा खत्म होने के बाद दरी भी उठाएगा, टेंट भी उतारेगा, बस यही है। जिस तरीके से अख्तर उल इमान बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लगातार उनके पास गए, एक बार तो ऐसा हो गया वो ढोल नगाड़े लेकर के गए वहां पर बाजे ताशे के साथ, लेकिन फिर उसके बाद भी नहीं लिया, जबकि ओवैसी की पार्टी कोई मदारी तो है नहीं, मदारी कंपनी तो नहीं है। भाई पॉलिटिकल पार्टी एक चुनाव तो लड़ेगी। जब जनता जागती है ना, तो प्रधानमंत्री जो है ना, पूछ उठा के दूर दमा के धोती उठा के भागता है। वो हमने देखा श्रीलंका में, वो हमने देखा शेख हसीना को, वो हमने देखा जो है केपी ओली को। एनडीए के प्रत्याशियों को लोग जूते की माला पहना रहे हैं। आदाब नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप, और हम हैं इस वक्त बिहार के अंदर, और बिहार की जो राजनीति चल रही है उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार के अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके की चीजें लोग सोच रहे हैं। जिस तरीके से 3 फ्रंट बन चुके हैं बिहार के अंदर, चौथा जनस्वराज है जो कि निर्दलीय मतलब अपने एक बलबूते पर लड़ रही है 243 सीटें। एनडीए जिसमें नीतीश कुमार है, बीजेपी है, कई सारे दल हैं। महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है, सीपीआई है, कई सारी पार्टियां हैं। एक थर्ड फ्रंट बना है जेडीए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें ओवैसी हैं, चंद्रशेखर आजाद है, और उत्तर प्रदेश से आए हुए आपके स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, एजेपी पार्टी है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में ये जो गठबंधन बने हैं उनका क्या होने वाला है, किस तरीके से उनकी रणनीति है, क्या चीज वो कितना वो कामयाब हो पाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है एक्टिविस्ट छोटू कॉमेडियन, छोटू दादा भी इनको जानते हैं छोटू दादा के नाम से। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में कौन बाजी मारने वाला, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा बिहार की इनकी वीडियो लगातार आती रहती हैं, और ये भी दिखाई देता रहता है कि इस तरीके से ये मुखर होकर के सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं या सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका छोटे कॉमेडियन साहब। धन्यवाद आपका, आपके दोस्तों को नमस्कार। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन है, जेडीए हो गया, जनस्वराज हो गई, इसमें आपको क्या लगता है कौन कितना कामयाब हो पाएगा? देखिए, कौन कितना कामयाब होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कामयाब अगर एक सीट भी लाए या 2 सीट भी लाए जनसुराज, तो उसे कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो चुनाव में उतरा है। तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां बाकी। जनस्वराज के पास? जनसुराज। ठीक ठीक ठीक, लेकिन जो मैन गठबंधन कहें कि बड़े बड़े गठबंधन जिसको कहें महागठबंधन, एनडीए गठबंधन, तो देखिए, उनका क्या रहने वाला एनडीए है? की बात करें, एनडीए की बात करें तो अभी आपने देखा कि वहां पर लोग जो है एनडीए के प्रत्याशियों को लोग जूते की माला पहना रहे हैं। आज ही खबर आई, वीडियो वायरल हो रहा है। तो और आपने मध्य प्रदेश के भी इलेक्शन में देखा कि जूते की माला पहनाई, जब बनाया था जनता इनके प्रत्याशी को। इसके बावजूद अगर ये चुनाव जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं के जिसका गठबंधन में बार बार कह रहा हूँ चुनाव आयोग से हो, वो चुनाव कैसे हारेगा। राहुल गांधी आते हैं 1 जनवरी को, अपनी सभा करके चले जाते हैं, उसके बाद में महागठबंधन की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है जो जनता अपने आप को ये कहे कि हाँ हम लोग महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। आज क्या हो गया, नामांकन को भी कई दिन हो चुके हुए, जो लास्ट डेट थी, लेकिन अभी तक कोई भी गठबंधन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो क्या जनता उसको सोचे, किसको वोट करे, ये लोग अपने बारे में फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जबकि सत्ता को सवाल पत्रकार को सत्ता से करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही है कि किस तरीके से आपको अगर सत्ता के अंदर या व्यवस्था में गड़बड़ी लग रही है कि एक एसी कोच बढ़ा दिए जाते हैं और जो लेबर को जाने में परेशानी पड़ती है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए विपक्ष को मजबूत होना होगा ना। अब विपक्ष को खुद ही सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहा है।
मैं कहता हूँ कि विपक्ष मुर्दा है, लोकतंत्र बर्बाद होता है, उसके 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। लिखा हुआ कलम, मरा हुआ विपक्ष, सोई हुई जनता, ये तीनों है। तो आप इल्जाम किस पर लगाएंगे बताइए? तीनों ही ध्वस्त है। 2014 के पहले जनता थी, जनता न होती तो अन्ना हजारे के पीछे इतने संख्या में लोग ना जाते। और अब वो बिल्कुल बिल्कुल। जनता नहीं है, जनता पार्टियों में बढ़ चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से ये कहने से जरा भी नहीं संकोचूंगा कि इन हरामखोर नेताओं को हराम के खाने की आदत लग गई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि गिरिराज सिंह बोला कि ये, मेरे को मौलाना से पूछा, ये मौलाना तुमने 5 किलो अनाज मिलता है क्या? तो मौलाना बोले हाँ। तो बोले तुम वोट किसको देते हो? तो बोले वोट में बीजेपी को नहीं देता। तो बोले कि तुम्हारे हराम की वोट नहीं चाहिए मौलाना। मैंने ऐसा बोला, ये गिरिराज सिंह के वोट है। ये मैं गिरिराज सिंह से ही आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा हरामखोर तो गिरिराज सिंह है, और उससे भी बड़ा हरामखोर सीएम होगा, उससे भी बड़ा हरामखोर प्रधानमंत्री है। क्योंकि ये लोग हमारे जनता का पैसा खाते हैं, हमारे टैक्स से पगार जाता है इनको, हमारे टैक्स से धोती कुर्ता और खतर की रोटी और चांदी का पिकदान, मालूम है ना, हमारे टैक्स के पैसे से। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, हर कोई टैक्स देता है। इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है। सुबह जब ब्रश खरीदने जाता है ना, तो पीछे ब्रश का लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो इस देश का कौन सा आदमी टैक्स नहीं देता है बताओ ना? जिससे ये गिरिराज से अपना अंदर का लंगोट और अंडरवियर खरीदता है जनता के पैसे से, और जनता को हरामखोर बोल रहा है। तो इससे बड़ा हरामखोर कौन है बताओ? ये मंत्री है टेक्सटाइल मिनिस्टर का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में डूबती चली जा रही है। किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको विजिट करते हुए एक विजुअल दिखा दीजिए कहीं पर भी। टेक्सटाइल व्यापार डूबते चला जा रहा है। कपड़े का व्यापार यहाँ बॉम्बे में हो रहा है। चले जाइए किदवई नगर में, वडाला में पूरा स्टॉक बनते हैं। और साइड में चले जाइए, पूरे रो रहा है व्यापारी। दिवाली दिवाला निकल के गया है, मार्केट से रौनक गायब थी, लेकिन उस पर इसको फिक्र नहीं है। फिक्र किस पे? मुसलमान। अरे तब तो अगर कांग्रेस ने बोली होती कि जिसने वोट मेरे को दिया मैं उसी को 2 गुण जिंदगी के डालूंगा मुंह में, और जो नहीं दिया उसको नहीं डालूंगा, तब तो ये गिरिराज कीड़ा मकोड़ा बन के घूम रहा हूँ, रह रहा होता जमीन पे। ये भी तो 54 इसका दाग होगा ना। वो जो जैसे पोलियो का जो टीका लगता था, गिरिराज का भी उठा के देखो आस्तीन, वो आस्तीन में 54 का दाग मिलेगा। इसका मतलब ये आस्तीन का सांप है। जिस तरीके से बिहार में जीडीए गठबंधन बना है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, चंद्रशेखर आजाद उनकी अपना आजाद समाज पार्टी है, और स्वामी प्रसाद मौर्य है। ये क्या कुछ ये गुल खिला पाएंगे? थोड़ा बहुत वोट वोट वगैरह कुछ ले पाएंगे? ये क्या कर पाएंगे बिहार? नहीं, जिस तरीके से महागठबंधन में इनको नहीं लिया। ये अभी का जो सिचुएशन है, तो साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। रावण को भी यही अहंकार था कि उसके पास बहुत कुछ है, 1 लाख पुत्र है, 1.25 लाख लाठी है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो क्या हुआ, अंत हुआ ना। तो इन लोग तो का क्या भी ये है। अरे तेजस्वी जब यादव भी? मुगलों का अंत हो गया, मुगलों का अंत हो गया, अंग्रेजों का अंत हो गया, 55 साल कांग्रेस का अंत हो गया, तो ये तो पानी के बुलबुले 10-11 साल से आए हैं। क्या पता ये टॉस भी पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं, जिस जनता के तरीके से ऊपर है। जब जनता जागती है ना, तो प्रधानमंत्री जो है ना, पूछ उठा के दूर दमा के धोती उठा के भागता है। वो हमने देखा श्रीलंका में, वो हमने देखा शेख हसीना को, वो हमने देखा जो है केपी ओली को। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो मेरा जनता सवाल तो वही है कि ऐसा। महागठबंधन में जिस तरीके से ओवैसी को नहीं लिया गया, थर्ड फ्रंट बना लिया, 6 सीटों की मांग थी उनकी, अगर ले लेते तो क्या दिक्कत थी देखिए, मतलब? ओवैसी ओवैसी की पार्टी कोई मदारी तो है नहीं, मदारी हम्म कंपनी तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी एक चुनाव तो लड़ेगी, हम्म डेमोक्रेसी है, सबको लड़ने का अधिकार है। तो ओवैसी ने कौन सा गुनाह कर दिया? जिस तरीके से अख्तरुल इमान बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लगातार उनके पास गए, एक बार तो ऐसा हो गया वो ढोल नगाड़े लेकर के गए वहां पर,
बाजे तासे के साथ, लेकिन फिर उसके बाद भी नहीं लिया। जबकि आप वीआईपी पार्टी को ले लीजिए, साहनी साहब जो हैं, उनको वो मुख्यमंत्री बनाने तक का दावा वो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर 5 सीटें एआईएमआईएम की हैं, वो 6 सीटें मांग रही थी। तो मैं उस चीज के लिए कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये 64 सीटों पर इनका गठबंधन लड़ रहा है, तो क्या 64 सीटों पर इनको डेंट नहीं मिलेगा? देखिए, सेकुलर पार्टियों का जो है, सेकुलर पार्टियों का खाली एक वहन हो गया। हम्म। अब्दुल जाएगा कहाँ? दरी हम्म। बिछाएगा, टेंट भी लगाएगा, सभा खत्म होने के बाद दरी भी उठाएगा, टेंट भी हम्म। उतारेगा। हम्म। बस यही है। हम्म। ये भ्रम को जो है अब्दुल ने तोड़ना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं तो अब्दुल ऐसे ही ना दरी बिछाते रहेगा, और रात जूता खाएंगे, दरी हम बिछाएंगे। अब्दुल यही करेगा। 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन में खुद में इतनी फूट चल रही है, तो ये लोग सत्ता से कैसे हटाएंगे? अगर इनको अगर देखा जाए कि ठीक है महागठबंधन हटा देगा, इस बार सोचा जाए तो किस इस तरीके से? बार महागठबंधन इस बार मुसलमान को चाहिए बिहार के कि महागठबंधन को छोड़े। किधर जाए फिर? इंडिविजुअल अपने कैंडिडेट जीता के लाए, और क्या। बिहार में फिर क्या महागठबंधन का क्या समझा जाए फिर? क्या इन लोगों को करना चाहिए चीजें थोड़ा बहुत, मैं क्योंकि कह आप रहा हूँ कि एक्टिविस्ट जब हैं, चुनावों पर महागठबंधन, निगाह रखते हैं। मैं एक ही बात जानता हूँ कि कांग्रेस को अकेले उतरना चाहिए था कहीं पर भी। हम्म। क्या होगा, एक दो चुनाव तुम हारोगे, फिर से तुम्हारा कैडर तुमसे जुड़ना चाहेगा, जुड़ेगा। हम्म। लेकिन तुम इतनी बड़ी पार्टी होके तुम्हारे को कोई पूछता नहीं वहां पर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछली बार 5 सीटें जीती थी, 4 गए, आरजेडी ने 3 को टिकट नहीं दिया। औकात समझ में आ गई है। तेरे कूचे से अरे बेआबरू सबसे होके निकले पहले, हम। हाँ, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उधर के यहाँ। और अक्सर रियाल की तरह वो भी एमएलए बन के रहे होते तो आज उनका इज्जत बड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चीजें कुछ और होती। चीजें कुछ और होती। तो खुद के हाथ से खुद की बिल्कुल इज्जत बढ़ाना, खुद के पैर पे बिल्कुल कुल्हाड़ी मारना कहा जाता है। और ये बिल्कुल। देखिए, मैं सिंपल सी बात है, हाथ देने की परंपरा है गौ का। हम्म। अच्छा। उसका एग्जाम्पल शिवहर है। हम अभी शिवहर घूम के आए थे। हम्म। और सिर्फ आरजेडी की नहीं है, आरजेडी में एक वहां पर एमएलसी है। एग्जाम्पल हम्म। बता रहा हूँ। एक एमएलसी हम्म। है, फारूक शेख। हम्म। उसको 2024 में लोकसभा का तैयारी करने का बोल दिया, बोला जाओ आपको टिकट मिलेगा, हम्म। और टिकट किसी और को थमा दिया। फिर अभी विधानसभा 2025 में भी बोला आप तैयारी करो, इस बार टिकट हम्म। आपको मिलेगा, और हम्म। फिर किसी और को थमा दिया। अब हम्म। वहीं से एक जो है जेडीयू के 2 बार के जीते विधायक है सैफुद्दीन साहब, हम्म। उनको भी बुलाया कि आओ तुम्हें टिकट दे रहे हैं, सीएम ने बुलाया, हम्म। और टिकट किसी और को दे दिया। तो अब्दुल का यही हाल है, जब तक अब्दुल जागेगा नहीं, लाख जूता खाते रहेगा। सही कहा। मेरे ख्याल से फारूक शेख का तो खर्चा भी काफी सारा हो गया। अब तैयारी करोगे तो तैयारी में खर्चा नहीं लगता है। घर में शादी पड़ जाए तो 20 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, तो 20 दिन पहले से खर्चा स्टार्ट हो जाता है ना। अब्दुल को हम्म। चाहिए कि जहां जहां से मुस्लिम कैंडिडेट है उन्हें जिताओ, हम्म। एक भी हारना नहीं चाहिए, कम से कम 50 से ऊपर जीत के जाना चाहिए, तब हमारी हिस्सेदारी में बराबरी है। तो जो एआईएमआईएम के। कांशीराम साहब बोलते थे ना, तो मैं हमसे हूँ, किसी भी पार्टी को मुस्लिम वोट जिताओ, चाहे वो निर्दल क्यों ना हो, हम्म। तादाद में दिखने चाहिए हम। कांशीराम जी बोलते थे, जिसकी जितनी संख्या हमारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। 18% की आबादी में 50 तुम एमएलए जिताने की ताकत नहीं रखते हो, तो सामूहिक हम्म। सुसाइड कर लेना चाहिए हमें।
सामूहिक सुसाइड मतलब राजनीतिक सुसाइड। हालात इतने नाजुक है कि अब हालातों से टकराना जरूरी है। वो अगर जिंदा तो तुम्हें जिंदा नजर आना जरूरी आना है। जरूरी है। इस बार हम्म जिंदा हो करके दिखाओ बिहार के हम्म मुसलमान। मैं यही बिल्कुल कहूँगा। बिल्कुल। जिस तरीके से सारी पार्टी जितनी भी अब लड़ रही हैं बड़ी पार्टियां, मुस्लिमों को दरकिनार कर दिया गया है टिकटों में, ये देखने के लिए मिला है। ये बहुत और बड़ी वो आपने है देखा कि होगा कि मुस्लिमों को जहाँ से कोई प्रबल दावेदार मुस्लिम दिखता है वहाँ और हम्म पार्टियां भी दो तीन मुस्लिम उठा देते हैं मुस्लिम बहुल इलाके में। हम्म कि ताकि जो जीत ना पाए। दावेदार मजबूत दावेदार है वो जीत ना पाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दादा, छोटू दादा, आपका हमसे बात करने के लिए, अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू। तो हमारे साथ थे कॉमेडियन छोटू दादा, जो कि अपने विचार रखते रहते हैं वक्त वक्त पर चैनल पर। और दूसरी चीज ये है, एक्टिविस्ट भी हैं, जो कि इतनी एक तरीके से बारीक तरीके से राजनीति पर निगाह रखते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि महागठबंधन के अंदर क्या कमी चल रही है, एनडीए के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके भगाया जा रहा है, और जन स्वराज के बारे में बताया। फिर उधर ये भी बताया कि एआईएमआईएम के लिए इन लोगों ने जो महागठबंधन में शामिल नहीं किया, तो नुकसान कहीं ना कहीं इसको इसका महागठबंधन को होगा। और दूसरी बात कि मुसलमानों को इस वक्त क्या करना चाहिए, ये भी इन्होंने बताया। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या कुछ राय बन रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में हम छोटू दादा का और भी इंटरव्यू करेंगे, और भी ओपिनियन लेंगे। उसके लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे जनसोच। शुक्रिया।